नमस्कार। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। साल 2050, हम रात में आसमान देख रहे हैं और पृथ्वी के अलावा एक और छोटा सा टिमटिमाता नुक्ता है जहां इंसान रह रहे हैं, मंगल ग्रह। हाँ, लाल ग्रह पर एक छोटी सी इंसानी बस्ती, घर, लैब, शायद छोटे खेत भी, सब कुछ एक बंद माहौल में। सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर ये अब सिर्फ कल्पना नहीं रही, मतलब ये एक गंभीर वैज्ञानिक लक्ष्य बनता जा रहा है। आज हम उन्हीं स्रोतों पर बात करेंगे जो मंगल आधार 2050 का खाका खींचते हैं। बिल्कुल। कि ये पहली बस्ती कैसी हो सकती है, चलेगी कैसे, और कौन सी बड़ी चुनौतियां सामने हैं। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक तकनीकी सपना नहीं है, इसके पीछे ठोस वजह भी हैं। जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, पृथ्वी पर आबादी बढ़ रही है, संसाधन वो कम हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन है। तो भविष्य की चिंताएं तो हैं। ऐसे में मंगल को मानवता के लिए एक तरह का बैकअप प्लान या दूसरा घर समझा जा रहा है। एक प्लान बी, हाँ, प्लान बी कह सकते हैं। ये सिर्फ खोज नहीं बल्कि शायद जरूरत भी बन सकती है सभ्यता को बचाने की। नासा, स्पेसएक्स जैसी संस्थाएं वो तेजी से काम कर रही हैं इस पर। 2050 तक मंगल पर एक स्थायी मानव बेस का लक्ष्य महत्वाकांक्षी तो है, पर नामुमकिन नहीं लगता अब। अच्छा, तो चलिए इस पूरी योजना की बारीकियों को समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर मंगल ही क्यों? मतलब सौरमंडल में और भी तो ग्रह हैं, चांद भी है जो ज्यादा पास है। मंगल में ऐसा क्या खास है कि इसे चुना जा रहा है? स्रोत पृथ्वी की मुश्किलें तो बताते हैं, पर मंगल के पक्ष में क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शुक्र ग्रह वो तो बहुत गर्म है, माहौल जहरीला। बुध सूरज के बहुत करीब। हाँ। बाहरी ग्रह बहुत दूर, बहुत ठंडे। चांद पास जरूर है, लेकिन वहां दिन रात का चक्र बहुत लंबा होता है, करीब 14 पृथ्वी दिनों का एक दिन या रात। और संसाधन भी सीमित है। तो मंगल वो इस लिहाज से थोड़ा बेहतर संतुलन देता है। पहली बात, जैसा आपने कहा भी, मंगल का एक दिन, जिसे सोल कहते हैं, सोल, हाँ। वो पृथ्वी के दिन के लगभग बराबर है, करीब 24.5 घंटे। तो इंसान का जो बॉडी क्लॉक है उसे ढालना आसान होगा। ठीक है। दूसरी अहम बात, मंगल पर पानी का होना, भले ही वो जमी हुई बर्फ के रूप में है, पर है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पानी तो जीवन के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। तीसरी बात, मंगल का वातावरण पतला जरूर है, पर है। वो सोलर रेडिएशन और छोटे उल्कापिंडों से कुछ हद तक सुरक्षा देता है, चांद के बिल्कुल वैक्यूम वाले माहौल के मुकाबले। अच्छा। और चौथी बात, मंगल पर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ, वो चट्टानों और मिट्टी में बंद हैं, उन्हें निकालना पड़ेगा, तकनीक बनानी पड़ेगी, पर संभावना है। तो इन सब वजहों से मंगल एक लॉजिकल अगला कदम लगता है। समझ गया। तो ठीक है, मान लिया मंगल पर पहुंच गए। अब ये बस्ती, ये दिखेगी कैसी? खुली हवा में तो घूम नहीं सकते, तो रहेंगे कहाँ? स्रोतो एयरटाइट डोम की बात करते हैं। क्या वो कांच के बड़े गोलों जैसे होंगे, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं? हाँ, फिल्मों वाली कल्पना थोड़ी थोड़ी ज्यादा रोमांटिक है। असलियत शायद ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। हाँ, रहने और काम करने की जगह वो पूरी तरह से एयरटाइट होंगे, मतलब हवा बंद, ताकि अंदर सांस लेने लायक हवा, दबाव, तापमान बना रहे। ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा है विकिरण का। कॉस्मिक किरणें, सौर तूफानों से आने वाले कण। हाँ, सुना है मंगल का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है। बिल्कुल। पृथ्वी जैसा मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जो इससे बचाए। इसलिए जैसा स्रोतों में बताया गया है, बस्तियों को या तो सतह के नीचे बनाया जाएगा, जैसे सुरंगों में या प्राकृतिक गुफाओं में, अंडरग्राउंड। हाँ, या फिर सतह पर बनी बिल्डिंग्स को मंगल की ही मिट्टी, जिसे रेगुलिथ कहते हैं, उसकी मोटी परतों से ढका जाएगा। अच्छा, मिट्टी से ढक देंगे। हाँ, वो मिट्टी विकिरण रोकने में काफी असरदार हो सकती है। तो शायद कांच के बड़े गुंबद ना हो, बल्कि मोटी दीवारों वाले, शायद छोटी खिड़कियों वाले सुरक्षित ठिकाने हो। समझ गया, मतलब अंडरग्राउंड लिविंग या मोटी दीवारों के पीछे। और बिजली, इतनी बड़ी बस्ती चलेगी कैसे? ऊर्जा तो बहुत चाहिए होगी। बिल्कुल चाहिए होगी। ऊर्जा एक बहुत ही अहम फैक्टर है। मंगल पर सौर ऊर्जा है, हालांकि पृथ्वी से कम तेज है, फिर भी बड़े बड़े सोलर फार्म लगाना एक मुख्य विकल्प है। सोलर पैनल्स? हाँ, बहुत सारे। स्रोत ये भी बताते हैं कि शुरू में शायद परमाणु ऊर्जा के छोटे सुरक्षित रिएक्टर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, खासकर शुरुआती दौर में
जब सोलर पैनल लग रहे हों या धूल भरी आंधी आ जाए, जब सूरज की रोशनी कम हो। ओ, धूल भरी आंधियां भी तो आती हैं वहाँ। हाँ, वो एक बड़ी समस्या है। और फिर ऊर्जा को स्टोर करने के लिए अच्छी बैटरीज भी चाहिए होंगी ताकि रात में या आंधी के दौरान बिजली रहे। और सबसे जरूरी चीज, खाना और पानी पृथ्वी से तो बार बार भेज नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। यहीं पर वो सिद्धांत काम आता है जिसे इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी ISRU कहते हैं। ISRU मतलब वहीं के संसाधन इस्तेमाल करना। हाँ बिल्कुल, ये इस पूरे मिशन की नींव है। पानी के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, मंगल के ध्रुवों पर जमी बर्फ और जमीन के नीचे की बर्फ को पिघलाकर साफ करके इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खोज थी कि मंगल पर पानी है। और खाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीकें, मतलब बिना मिट्टी के पोषक घोल या धुंध में पौधे उगाना। बिना मिट्टी की खेती मंगल पर। हाँ, इसके लिए बंद कंट्रोल्ड माहौल वाले ग्रीन हाउस बनाने होंगे। स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में शायद सलाद पत्ते, टमाटर, मटर जैसी जल्दी उगने वाली और कम जगह लेने वाली फसलें उगाई जाएंगी। धीरे धीरे इसमें और वैरायटी आएगी। लक्ष्य यही होगा कि बस्ती खाने के मामले में आत्मनिर्भर बने। इस सुने में ही कितना फ्यूचरिस्टिक लगता है। अच्छा, ये तो हुई बस्ती की बात, पर वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अभी तो सिर्फ रोबोट जा रहे हैं। इंसानों को भेजना तो वो तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शायद अब तक की सबसे बड़ी स्पेस चुनौतियों में से एक है। करीब आप मान लीजिए 6 से 9 महीने का लंबा सफर, अरबों किलोमीटर की दूरी। 6 से 9 महीने? हाँ, इसके लिए अगली पीढ़ी के रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट चाहिए। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम इसी दिशा में एक कदम है। पहले चांद पर बेस बनाना और फिर उस अनुभव का इस्तेमाल मंगल मिशन के लिए करना। आर्टेमिस प्रोग्राम? हाँ, और दूसरी तरफ स्पेसएक्स का स्टारशिप प्रोजेक्ट है। वो एक बहुत बड़े, पूरी तरह दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट सिस्टम पर काम कर रहे हैं। उनका तो घोषित लक्ष्य ही मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाना है। स्टारशिप? हाँ, सुना है इसके बारे में। तो इन यानों को न सिर्फ इंसानों को सुरक्षित ले जाना होगा, बल्कि बहुत सारा सामान, उपकरण और शुरुआती बेस बनाने के लिए जो मॉड्यूल्स चाहिए वो सब भी ले जाने होंगे। और शुरू में बेस कितना बड़ा होगा? क्या शुरू होते ही एक छोटा शहर बन जाएगा? नहीं, शुरुआत बहुत छोटी होगी, एकदम कंट्रोल्ड। स्रोत बताते हैं कि पहले मिशंस में शायद 4 से 6 अंतरिक्ष यात्रियों का ग्रुप जाएगा। वो कुछ समय, शायद कुछ महीने या साल भर वहां रहकर शुरुआती सेटअप करेंगे, प्रयोग करेंगे और लौट आएंगे। अच्छा, मतलब आएंगे जाएंगे पहले? हाँ, शुरू में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सप्लाई मिशन बढ़ेंगे, वहां रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। 2050 तक का जो विजन है वो एक छोटे फंक्शनल बेस का है, जिसमें शायद कुछ दर्जन लोग, वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियन, डॉक्टर रहे और काम कर रहे हों। तो शहर नहीं, एक तरह की रिसर्च चौकी? हाँ बिल्कुल, एक एडवांस्ड आउटपोस्ट या रिसर्च स्टेशन जैसा, जो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। मान लीजिए कोई 2050 में उस मंगल बेस का निवासी है। उसकी रोज की जिंदगी कैसी होगी, सुबह उठने से रात सोने तक? कि पृथ्वी की जिंदगी से तो बहुत अलग होगी। जैसा हमने कहा, दिन रात का चक्र यानी सोल, वो तो पृथ्वी जैसा ही है, करीब 24.5 घंटे का। तो शायद सोने जागने का रूटीन वैसा ही रहे। लेकिन सबसे बड़ा फर्क होगा गुरुत्वाकर्षण। मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी की सिर्फ 38% है। सिर्फ 38%? हाँ। मतलब अगर आपका वजन पृथ्वी पर 70 किलो है, तो मंगल पर आप सिर्फ 26-27 किलो महसूस करेंगे। अरे वाह, उछलना कूदना तो बहुत आसान होगा। बिल्कुल, भारी सामान उठाना आसान लगेगा, लेकिन इसके लंबे समय में शरीर पर क्या असर होंगे, जैसे हड्डियों का घनत्व कम होना, मांसपेशियां कमजोर होना, ये सब चिंता की बातें हैं। इन पर लगातार नजर रखनी होगी और खास तरह की कसरत से इनका मुकाबला करना होगा। अच्छा, और कम्युनिकेशन, क्या वो पृथ्वी पर अपने घर वालों से रोज वीडियो कॉल कर पाएंगे? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। मंगल और पृथ्वी के बीच दूरी बदलती रहती है, पर सिग्नल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में औसतन 15-20 मिनट लगते हैं। 15-20 मिनट एक तरफ से? हाँ, एक तरफ से। मतलब अगर आप यहाँ से हेलो भेजेंगे तो जवाब आने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। रियल टाइम बातचीत तो नामुमकिन है। ओह, तो फिर कैसे बात होगी? कम्युनिकेशन होगा ईमेल से, वॉइस मैसेज से या वीडियो संदेशों से, जिनमें देरी होगी। ये अकेलापन और अलगाव की भावना को बढ़ा सकता है। सोचिए, पृथ्वी पर कोई इमरजेंसी हो और आपको खबर 20 मिनट बाद मिले, या आप मंगल पर किसी मुश्किल में हो। हाँ,
और मदद के लिए संदेश भेजें जिसका जवाब आने में इतना वक्त लगे, ये वाकई एक बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू है। और बेस के अंदर की जिंदगी, क्या वहाँ घूमने फिरने मनोरंजन की कोई जगह होगी? बेस के अंदर का जीवन काफी स्ट्रक्चर्ड और काम पर फोकस्ड होगा। लैब होंगी, रहने के क्वार्टर होंगे, मेडिकल सुविधाएं, ग्रीन हाउस, वर्कशॉप, शायद कुछ कॉमन एरिया या मनोरंजन के कमरे भी हों जहां लोग साथ में वक्त बिता सकें, फिल्में देख सकें या कसरत कर सकें। लेकिन सब कुछ एक सीमित दायरे में ही होगा। दायरा तो सीमित होगा ही। असली चुनौती बाहर निकलने की होगी। जब भी किसी को बेस से बाहर जाना होगा, चाहे वो रिसर्च के लिए हो या किसी मशीन की मरम्मत के लिए, उन्हें एक बहुत जटिल और भारी स्पेस सूट पहनना होगा। स्पेस सूट? हाँ, ये जो एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी या EVA होती है, ये बहुत जोखिम भरी और थका देने वाली होगी। मंगल का पतला वायुमंडल, जमा देने वाली ठंड, औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। -60? हाँ। और विकिरण का खतरा इतना ज्यादा है कि बिना सूट के कुछ सेकंड भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं। वो स्पेस सूट अपने आप में एक छोटी स्पेसशिप जैसा होगा। लाइफ सपोर्ट, कम्युनिकेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, सब कुछ उसी में। बाप रे। बाहर की हर गतिविधि को बहुत ध्यान से प्लान करना होगा। और फिर वो धूल भरी आंधियां, वो एक और बड़ी मुसीबत है। हाँ, उनका क्या असर होगा? वो कई बार पूरे ग्रह को घेर लेती हैं और हफ्तों तक चलती हैं। ये न सिर्फ सोलर पैनलों को ढककर बिजली उत्पादन कम कर सकती हैं, बल्कि विजिबिलिटी को बिल्कुल शून्य कर देती हैं। और वो महीन धूल कण वो मशीनों में घुसकर उन्हें खराब कर सकते हैं, तो बाहर निकलना हमेशा सेफ नहीं होगा। ये सब सुनकर रोमांच तो है, पर चुनौतियां भी पहाड़ जैसी लग रही हैं। तापमान, विकिरण, धूल भरी आंधियां, कम्युनिकेशन गैप, और एक चीज जिसका जिक्र आपने भी किया और स्रोतों में भी बार बार आता है, मनोवैज्ञानिक चुनौती, पृथ्वी से इतनी दूर एक बंद जगह में रहना। हाँ, और शायद ये सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है जिसे पार करना होगा। तकनीकी समस्याओं का हल तो शायद इंजीनियर ढूंढ लेंगे, लेकिन इंसानी मन की जटिलताओं का क्या? सोचिए जरा, आप एक छोटे से ग्रुप के साथ एक सीमित जगह में बंद है। बाहर खतरनाक माहौल है, घर, परिवार, पृथ्वी, सब कुछ करोड़ों मील दूर है जिनसे आप सीधे बात भी नहीं कर सकते। सही बात है। वही गिने चुने चेहरे रोज देखना, सीमित खाना, सीमित एक्टिविटीज, और ये एहसास कि आप एक बेहद खतरनाक माहौल में जी रहे हैं जहां एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी जानलेवा हो सकती है। इस अलगाव, इस तनाव और सीमित दायरे का मेंटल हेल्थ पर गहरा असर पड़ सकता है। क्या स्रोत इसके समाधान के बारे में कुछ बताते हैं? मतलब कैसे निपटेंगे इससे? क्या एस्ट्रोनॉट्स चुनने के लिए कोई खास साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग होगी या बेस पर ही कोई सपोर्ट सिस्टम? बिल्कुल, ये पहलू अब मिशन प्लानिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। स्रोत बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव सिर्फ उनके टेक्निकल स्किल्स पर नहीं होगा, बल्कि उनकी मनोवैज्ञानिक मजबूती, टीम में काम करने की क्षमता, तनाव झेलने की काबिलियत, अच्छा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पर भी आधारित होगा। उनकी बहुत इंटेंस ट्रेनिंग होगी जिसमें उन्हें ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। बेस पर भी वर्चुअल रियलिटी, VR जैसी तकनीकों का इस्तेमाल शायद पृथ्वी जैसा माहौल बनाने या मनोरंजन के लिए किया जा सकता है। नियमित मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी होगा। और क्रू के आपस के रिश्ते? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। शायद छोटे मोटे झगड़े या असहमतियां भी गंभीर रूप ले सकती हैं अगर उन्हें सही से हैंडल ना किया गया। ये वाकई एक बड़ा मानवीय प्रयोग भी होगा। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? 1969 में चांद पर पहला कदम, वो एक बहुत बड़ी छलांग थी। क्या मंगल पर बस्ती बसाना वाकई अगली लॉजिकल छलांग है, या ये अभी भी साइंस फिक्शन के दायरे में ज्यादा है? मेरे विचार में, और जैसा स्रोतों से भी लगता है, ये अब साइंस फिक्शन से निकलकर गंभीर इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक योजना के दायरे में आ चुका है। चुनौतियां वो अकल्पनीय रूप से बड़ी हैं, तकनीकी, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक भी। हाँ, खर्चा भी तो बहुत होगा। बिल्कुल, लेकिन मानवता की जो खोज की प्रवृत्ति है, नई सीमाओं को लांघने की इच्छा, और शायद जैसा हमने शुरू में कहा, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जरूरत, वो हमें इस दिशा में धकेल रही है। ये रातों रात नहीं होगा, इसमें दशकों लगेंगे, कई असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन दिशा तय हो चुकी लगती है। ये सोचना ही अपने आप में कितना असाधारण है कि हम इस सदी के मध्य तक शायद एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज
यानी एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति बनने की कगार पर खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि एक स्रोत के अंत में एक सवाल उठाया गया है, वो हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। जब वो दिन आएगा जब 2050 के आसपास मंगल पर वो पहली छोटी सी मानव बस्ती सचमुच आकार लेगी, तो हम में से कितने लोग सच में चाहेंगे कि वो उस लाल धूल भरी, खतरनाक लेकिन नई दुनिया का हिस्सा बने? इतने लोग पृथ्वी छोड़कर उन शुरुआती पायोनियर्स में शामिल होने का सपना देखेंगे, या हम में से ज्यादातर लोग इसे अपनी स्क्रीन्स पर देखकर ही खुश हो जाएंगे, एक अद्भुत लेकिन दूर के भविष्य के रूप में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा। हाँ, सोचने वाली बात है।